तो साइंस फिक्शन मूवीज और स्टोरी सभी को पसंद आती है। हॉलीवुड मूवीज जैसे इंटरस्टेलर मूवीज में दिखाया गया सीन जैसे व्हीकल में बैठकर दूर अंतरिक्ष में ट्रैवल करना हमारी इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों क्या आज के समय में अंतरिक्ष की गहराइयों में सफर करना संभव है? तो इसका जवाब है नहीं। आज के समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये संभव ही नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार दूसरी स्टार सिस्टम तक ट्रैवल करना संभव हो जाएगी और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई हमारी स्पेस प्रोब प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच ही जाएगी, जो कि हमारे सूरज के सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। लेकिन ये स्पेस प्रोब शायद ही हमारे पास कोई भी डाटा भेज सके। लेकिन दोस्तों इंसान यदि खुद अपने शरीर के साथ दूसरी स्टार सिस्टम तक ट्रैवल करना चाहेगा तो उसे खुद को अमर बनाना होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों हम इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारे सूरज और उसकी पड़ोसी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी करीब 4.2 लाइट ईयर होती है, यानी लाइट की स्पीड से भी जाने पर हमें 4 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन दोस्तों हम तो प्रकाश की गति से भी ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आइंस्टाइन के अनुसार कोई भी चीज लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि लाइट हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती है। यानी प्रकाश की रफ्तार में हम 1 सेकंड में अपनी पूरी पृथ्वी की 7 चक्कर लगा देंगे। तो वहीं गन से निकली हुई बुलेट 1500 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती है। हमारी वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से स्पेस में ट्रैवल करती है और हमारी धरती सन की चक्कर 29,800 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लगाती है, जो कि काफी तेज गति होती है। लेकिन आज तक इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे स्पीड से ट्रैवल करने वाला ऑब्जेक्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जिसे नासा ने 2018 में सन को स्टडी करने के लिए भेजा था और इसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर भी इतनी स्पीड से यदि हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक ट्रैवल करेंगे हमें वहां तक पहुंचने के लिए 19,000 सालों की समय लगेगी। यानी 19,000 सालों में हम में से कोई भी इतने साल तक जिंदा होकर प्रोक्सिमा सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों के थियोरी के हिसाब से इसी समस्या से निकलने के लिए हमारे पास एक रास्ता है और वो है जेनरेशन शिप। इसी जेनरेशन शिप में इंसान अपनी इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए धरती की तरह एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि इंसान कई जेनरेशन तक अपनी ट्रैवल कर पाएगी। दोस्तों इसी तरह की जेनरेशन शिप में इंसान यदि इंटरस्टेलर ट्रैवल करेगी तो हमारी पड़ोसी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए हमारी 600 जेनरेशन पार कर जाएगी। फिर भी यदि हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच भी जाए तो हम इंसानों की पहली ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं होंगे जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम तक अपनी सिविलाइजेशन को स्थापना करेगी। कि जब हम स्पेसशिप से उतरकर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमसे पहले कई हजार सालों पहले इंसानों ने अपनी मॉडर्न सिविलाइजेशन की स्थापना वहां पर करती होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। साल 2018 तक हमारे स्पेसशिप की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। तो यदि हम इस स्पीड से इंटरस्टेलर ट्रैवल करेंगे तो हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 19,000 सालों की समय लगेगी। लेकिन यदि हम आज की टेक्नोलॉजी की मदद से इंटरस्टेलर ट्रैवल करेंगे तो समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से हम फ्यूचर में इससे कई गुना तेज स्पीड वाला स्पेसशिप बना पाएंगे। आज से 1000 साल बाद हम एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएंगे। जो साइंस फिक्शन स्टोरी हमारी थ्योरी में एग्जिस्ट करती थी आज वो रियलिटी में हमारे साथ घट रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, उसी तरह आज हम जो भी चीज कल्पना करते हैं फ्यूचर में वो सभी चीजें हमारे पास आ जाएगी। तो आज से 1000 साल बाद यानी साल 3022 में हम एक सुपर गैलेक्टिक स्पेसशिप बना पाएंगे। यानी ये स्पेसशिप हमारी पूरी गैलेक्सी को ही ट्रैवल करने में सक्षम होगी। तो भले ही ये स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रैवल ना कर पाए, लेकिन लाइट की स्पीड का 99% तो ट्रैवल कर पाएगी। यदि हम उसी स्पेसशिप में बैठकर प्रोक्सिमा सेंचुरी तक ट्रैवल करेंगे तो हमें कुछ ही दिनों का समय लगेगा। हमारे पास हजारों सालों की समय होगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी में एडवांस सिविलाइजेशन बसा पाएंगे। जब हमारी 2022 का स्पेसशिप 19,000 साल बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचेगी तब हमें पहले से ही बसे हुए एक मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या जेनरेशन शिप में हमारी सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगी? क्या हमने जो मुसीबत का सामना करके पीढ़ी दर पीढ़ी 19,000 साल तक स्पेसशिप में बैठकर ट्रैवल किए, क्या इसका कोई लाभ हमें मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो इसी तरह की प्रॉब्लम को कहा जाता है वेट कैलकुलेशन। आखिर वो कौन सा सही समय है जो इंसान दूसरे स्टार सिस्टम तक अपनी बस्तियां बसाने के लिए जाना चाहिए? क्या वो 2050 है या
2500 या फिर 3022 या फिर हमें थोड़ा और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को पहले एंड्रयू कैनेडी ने 2006 में एक थ्योरी के द्वारा दुनिया के सामने रखा था। एंड्रयू कैनेडी ने लिखा था कि यूनिवर्स में सफ़र करने का सबसे तेज और सबसे आसान रास्ता होगा जब हमारी टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, तब से हमें दूसरे स्टार सिस्टम तक सफ़र करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम सही समय से पहले अपनी इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल शुरू कर देते हैं तो हमें आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, एंड्रयू कैनेडी के कैलकुलेशन के हिसाब से हम इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल को आज से 1095 साल बाद शुरू कर देना चाहिए। कैनेडी ने ह्यूमन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को देखते हुए इस समय काल को कैलकुलेशन करके हमें दिया है। तो यदि हम इस तरह की इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हैं तो फिर भी हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हमें स्पेसशिप के स्पीड पे ही तो ध्यान देना होगा, साथ ही साथ एस्टेरॉयड से कैसे बचा जाए और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले फ्यूल को भी हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में रॉकेट में सिर्फ 90% ही फ्यूल इस्तेमाल होती है और 10% पेलोड होती है। हमें एक ऐसे फ्यूल की ज़रूरत होगी जो आज की पारंपरिक एनर्जी से कई लाख और करोड़ों गुना शक्तिशाली होगी, जो हमें काफ़ी लंबे समय तक इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करने में हमें मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये था कुछ कारण जिसकी वजह से हम आज इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।